नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डे 30 में। 31 तारीख आज की है। साइंस का आज टर्म होता है। औषधि और उर्वरक, ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज ये डेली 30 का जो प्रोग्राम है ये आपको ओपन प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। 1 अगस्त से जो लोग डेली 30 का सब्सक्रिप्शन ऐप के माध्यम से लेंगे उन्हीं को ये प्रोग्राम दिया जाएगा, ऐसा हमारी टीम ने निर्णय लिया है। वो जो भी लोग होंगे 10, 5, 15, 20, 100, 150, 200, वो उसकी कोई फिक्र नहीं है। उन्हीं को ये प्रोग्राम दिया जाएगा, उन्हीं को इसका पीडीएफ मिलेगा। अभी तक वीडियो सबके लिए रहता था, पीडीएफ उन्हीं को दिया जाता था, अब वीडियो भी उन्हीं को मिलेगा। और साथ में उनके लिए जो डेली टेस्ट होता है वो वीकली टेस्ट, ये सब कुछ उन्हीं को मिलेगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पर, आप उसका उत्तर दें। टर्मरिक या हल्दी का लैटिन नाम क्या है? हल्दी क्योंकि चर्चा में रहती है, अभी कोरोना के कारण बहुत चर्चा में ये बनी रही, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका लैटिन नाम क्या है? तो इसका लैटिन नाम होता है करकुमा लौंगा। इसका नाम होता है करकुमा लौंगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। भारतीय वनस्पति है हल्दी, पेटेंट भारत के पास नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारतीय वनस्पति है और 5-6 फुट तक बढ़ने वाला ये पौधा है। जड़ की जो गांठ होती है उसमें हल्दी लगती है, बड़ा सुंदर पौधा भी लगता है इसका। और इसको हरिद्रा भी कहते हैं, वरवर्णी भी कहते हैं, गौरी कहते हैं, हट विलासनी भी कहते हैं, कुमकुम कहते हैं। टर्मरिक इसका नाम ही है, विको टर्मरिक, आप जानते ही हैं। तो करकुमा लौंगा इसका नाम होता है, टर्मरिक इसका अंग्रेजी नाम है, और जिंजेबरेसे इसका पारिवारिक नाम है। बाकी ये बहुत सारी समस्याओं में काम करता है। और आप जानते हैं जीवाणुओं को के संक्रमण को रोकने के लिए बहुत सारा गार्गल वगैरह आपने किया होगा, नहीं किया है तो बहुत सारे लोगों को सुना होगा। तो ये इसके एंटीबायोटिक गुण इसमें होते हैं। पेटेंट इसका अमेरिका के पास है और भारत का ये पौधा है। अगला जो प्रश्न है, तुलसी में पाए जाने वाले सक्रिय रसायन है। तुलसी में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो पाया जाने वाला या वाले, तो सेवोलिन, ग्लाइकोसाइड और एल्केलाइड्स, कौन सा रसायन तुलसी में पाया जाता है? तो ये तीनों के तीनों रसायन तुलसी में पाए जाते हैं, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। और बहुत पूजनीय पौधा है धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, और धार्मिक महत्व तो इसीलिए है क्योंकि इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। जो भी पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही है, हिंदू धर्म में उनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी ये विशेषता है, पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, ऐसे ही है तुलसी का पेड़, ये सब बहुत लाभदायक है किसी न किसी दृष्टिकोण से, है ना। और जैसे मृत्यु के समय जब व्यक्ति मर जाता है तो गले में कफ जमा हो जाता है, और उस कारण से श्वसन क्रिया, बोलने में रुकावट ऐसे आ जाती है। तो इसमें भी तुलसी, लास्ट में आप देखते हैं ना कि तुलसी का पत्ती, तुलसी की डाल दी जाती है मुंह में। तो इस तरीके की चीजें ये बड़ी साइंटिफिक है। और कपोत्सारक होता ही है, एक प्रश्न भी ऐसे सुमेलित करने में पूछा गया। तो इस तरीके से आप तुलसी का महत्व भी समझ सकते हैं, इसीलिए इसको पूजा भी जाता है। तो ये व्याख्या आपके नोट्स में दी हुई है, आप देख लेंगे। अगला जो प्रश्न है, तुलसी यानी कि ऑक्सिमम सैक्टम, इसका जो नाम होता है लैटिन, ये ऑक्सिमम सैक्टम है। एक बीज पत्री पौधा है, एक बीज पत्री पौधा है, मोनोकोटिलेडोन प्लांट इसको बोलते हैं, या हाँ, एक बीज पत्री पौधा। और दूसरा है कि ये जो ऑक्सिमम सैक्टम है इसको प्रधान या पवित्र तुलसी माना जाता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसको प्रधान या पवित्र पौधा माना जाता है, बिल्कुल सही है। और बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री और शाकीय पौधा है। ये औषधीय पौधा है, झाड़ी के रूप में उगता है, 1 से 3 फुट तक हो सकता है। अब तो कई बार बड़े पौधे भी आपको दिख जाएंगे क्योंकि उनको डेवलप किया गया है। श्री तुलसी और कृष्णा तुलसी, ये दो प्रधान प्रजातियां हैं, पवित्र तुलसी इनको माना जाता है। और एक आप देखेंगे ग्रीन कलर की होती है और एक थोड़ा ब्लैक कलर की होती है, ये आपसे कभी इतना नहीं पूछा जाएगा। तो कृष्ण तुलसी वही ब्लैक वाली जो दिखती है, ज्यादा ब्लैक टाइप की जो पत्तियां होती हैं, ब्लैक बिल्कुल नहीं, ब्लैक टाइप की उनकी पत्तियां होती हैं, थोड़ा सा काला रंग भी है। कौन सी औषधियां सिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक रोगों के इलाज में काम आती हैं? तो जो भी सिजोफ्रेनिया जैसा मानसिक रोग है, तो जहां पे भी मानसिक होगा तो मानसिक रोगों के इलाज में जो काम आएगा, एंटी साइकोटिक औषधियां काम आएंगी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन, ठीक है। साइकोटिक्स होते हैं ना, तो वैसे ही ये काम आएंगे। और मेरुदंड, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली औषधियां होती हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है तो उसमें ये फायदा करती हैं। मेंटल डिजीज जो होती हैं उनमें, तो एंटी
लैप्टिक औषधियां मस्तिष्क के लिए होती हैं। अति उत्तेजित उत्तेजित जो क्षेत्र है उनकी गतिविधियों को कम करने, जैसे मिर्गी का दौरा किसी को पड़ जाता है तो ये अति उत्तेजना ही तो होती है। और एंटी साइकोटिक जो औषधियां होती हैं ये सिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक रोगों के इलाज में काम आती है। और एंटी डिप्रेसेंट औषधियां होती हैं वो मानसिक अवसाद की स्थिति में दी जाती हैं, उसको समाप्त करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी औषधि रक्त जमने की प्रक्रिया को घटाकर रक्त संचरण को सुचारू करती है? तो कौन सी ऐसी स्थिति औषधि है? तो यह है हेपेरिन। अगर रक्त जमने की प्रक्रिया है तो उसको घटा देती है। रक्त बहुत तेजी से अगर जम रहा होता है तो इसको मतलब इसको हेपेरिन बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? हेपेरिन बोलते हैं। और रक्त को प्रभावित करने वाली जैसे एंटी एनेमिक औषधियां हैं, कुछ विटामिन और आयरन इसमें शामिल है। आयरन और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में बढ़ावा देती हैं। जैसे कुछ है एंटी कोगुलेंट औषधियां, ये हेपेरिन जैसी औषधियां इसमें आती है जो रक्त जमने की प्रक्रिया को घटा देती हैं। जैसे ज्यादा जम जाएगा रक्त तो उसका संचरण सही से नहीं हो जाएगा और हो पाएगा तो उसका रक्त जमने की दर को घटा के संचरण सही किया जाता है। और दूसरा है थ्रोम्बोलिटिक औषधियां। तो ये औषधियां रक्त के थक्कों को घोल देती हैं, इनसे रक्त वाहिकाओं को जाम होने का खतरा होता है ना। जैसे मान लो थक्के बन गए तो वो जाम कर देंगी, तो उन थक्कों को घोल देंगी खून में, तो वो जाम होने की स्थिति नहीं आएगी कि वो जाम कर दें। तो थ्रोम्बोलिटिक औषधियां इनको कहा जाता है। ठीक है, तो हृदय व मस्तिष्क को रक्त व ऑक्सीजन की आपूर्ति ना हो पाए, रुक जाए, बाधित हो जाए, ऐसी स्थिति ना आए, तो ऐसी स्थिति में ये औषधियां, अब ये खरीद के खाइएगा मत, ये मैं बता दे रहा हूं। कई बार हम लोग डॉक्टर बनने लगते हैं तो ये गलत है। कौन सी औषधियां हृदय स्पंदनों को नियमित करके हृदयाघात से मानव शरीर को बचाती हैं? तो ऐसी जो स्थितियां होती हैं उनको एंटी आर्दमिक औषधियां कहा जाता है। एंटी आर्दमिक औषधियां उनको बोला जाता है, एंटी आर्दमिक ड्रग्स कहा जाता है। ये हृदयाघात से मानव शरीर को बचाती हैं, है ना। कार्डियोवैस्कुलर औषधियां जो होती हैं उनमें ये हृदय और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करने वाली औषधियों को शामिल किया जाता है। और इनका वर्गीकरण उनकी क्रिया के आधार पर, जैसे एक होता है एंटी हाइपरटेंसिव औषधि ड्रग, तो ये रक्त वाहिकाओं को फैलाकर रक्तचाप पैदा कर देती हैं। और दूसरी है एंटी आर्दमिक, तो हृदय स्पंदनों को नियमित करके हृदयाघात से मानव के शरीर को बचा लेती हैं। तो दोनों ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी इफेक्टिव औषधियों को एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और दूसरा है कि ये औषधियां मानव शरीर को प्रभावित करती हैं। तो पहला तो ये बिल्कुल सही है, एंटी इफेक्टिव औषधियों को एंटी बैक्टीरियल, वायरल और फंगल में वर्गीकृत किया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसलिए गलत है कि ये जो औषधियां हैं ये मानव शरीर इनसे अप्रभावित रहता है। ये सूक्ष्म जीवों की कार्यप्रणालियों में हस्तक्षेप करती हैं, जो अंदर बैक्टीरिया आपके होंगे तो उसमें जाएंगे, जो भी संक्रमण किए होंगे, वायरल, बैक्टीरिया, फंगस, तो उनकी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करती है, ना कि शरीर की। मानव शरीर इससे अप्रभावित रहता है। अगला जो प्रश्न है, जबकि इसका असर दिखेगा आपको, जब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, दांत खात खुजली, तो इसमें जब आप दवा खाएंगे तो कई बार आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो गड़बड़ होता है। डॉक्टर इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन होता है, असर पड़ता है, क्योंकि ये एलोपैथ का कुछ इफेक्ट पड़ता है ऐसा। अब अभी डॉक्टर को इसमें होगा सुनने वालों में, तो वो कहेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, जबकि होता है। इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है डायबिटीज के इलाज के लिए, रक्त की शुद्धि के लिए, हार्मोन्स की पूर्ति के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये डायबिटीज के इलाज के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा ये प्रश्न है। और जैसे ये, जैसे मतलब अब यहाँ पे इसका डिवीजन देखा जाए तो एक होते अंतःस्रावी औषधियां, इंडो इंडोक्राइन इसको बोलते हैं, इंडोक्राइन औषधियां। तो ये औषधियां मानव शरीर में प्राकृतिक हार्मोन्स की कम या ज्यादा उत्पादन को संतुलित करती हैं। जैसे इंसुलिन का प्रयोग करके डायबिटीज के इलाज को किया जाता है। यहाँ कुछ उच्चारण मुझसे गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या उनको बोलते हैं, कभी कभी ये गड़बड़ हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है तो उसी में ये भी आ जाता है, जो इंसुलिन है। सबसे पहली सल्फा औषधि सल्फानिलमाइड 1908 में बनाई गई थी। और दूसरा है कि सल्फाडाइजीन सल्फा औषधि नहीं है। तो पहला जो ये सल्फानिलमाइड जो होता है ये पहली 1908 में बनाई गई थी। इसमें फिर सल्फाडाइजीन, सल्फाप्रिडीन, सल्फाफाविडीन, ये पहला तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा ये भी सल्फा औषधि है, ये गलत दिया है। ये सारी औषधियां सल्फामिराजीन, सल्फानिलमाइड,
ये सब सल्फा औषधियों के अंतर्गत ही आती हैं। बस इतना इतना जान लीजिए, इससे ज्यादा इनके बारे में कोई रिसर्च आपसे नहीं पूछा जाएगा। सल्फा औषधियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो जो भी सल्फा औषधियां होती हैं उनके अंतर्गत सल्फर और नाइट्रोजन पाया जाता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सल्फा नाम है लेकिन नाइट्रोजन भी ध्यान रखिएगा, सल्फर और नाइट्रोजन पाया जाता है। निश्चेतक का प्रयोग सबसे पहले किया था, किसने किया था, नाम भी कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं, तो ये विलियम मॉर्टन ने किया था। निश्चेतक का प्रयोग एनेस्थीसिया जो लगाया जाता है, जब ऑपरेशन किया जाता है, कोई भी सर्जरी होती है, शरीर में कुछ ऐसा करना है, जब आपको शांत रखना होता है मरीज को, तो प्रयोग किया जाता है। तो विलियम मॉर्टन ने सबसे पहले एनेस्थीसिया का प्रयोग किया था, है ना। 1846 में ही डाई एथिल ईथर के रूप में इनका ये प्रयोग हुआ था। सुपरबग बैक्टीरिया है क्या है, तो सुपरबग बैक्टीरिया जो है ऐसा बैक्टीरिया जिस पर एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस पर एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको सुपरबग बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे कई बार लोग बेशरम हो जाते हैं, उनको आप कुछ भी कहेंगे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले दिन वो कुछ गंदा काम करके आए कुछ भी, तो आपने डांटा, थोड़ा सा डरे, दूसरे दिन डांटा उससे कम डरे, तीसरे दिन, अगले दिन ऐसी स्थिति होगी वो सुन लेंगे बढ़िया, और फिर आगे की स्थिति ये होगी कि पता चलेगा आप उधर डांटेंगे वो उधर से चिल्लाएंगे। तो ये ऐसे ही बग, ऐसे ही बैक्टीरिया, है ना, एंटीबायोटिक का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, बिल्कुल बेशरम हो गए। जैसे कई बार कॉटन की फसल के बारे में आपने सुना होगा, जो बैक्टीरिया उसमें जैसे मान लीजिए कि आपने कोई छिड़काव किया, तो पहले क्या है, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं जो कीड़े मकोड़े, तो वो सब भागेंगे। थोड़े दिन बाद पता चला कि उनका इम्यून सिस्टम बड़ा मजबूत हो गया। मच्छर आप देख लीजिए, पहले कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, अब कछुआ नहीं, सांप कछुआ मोर मुर्गी सब जला दो, कुछ भी नहीं होगा उसमें, क्योंकि मच्छर अब बहुत दुष्ट टाइप के हो गए हैं, सुपर मच्छर हो गए हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे और कई बार जैसे एंटीबायोटिक बहुत सारे लोग बहुत खाते रहते हैं अनियंत्रित, आपको बुखार आया पैरासीटामोल के साथ एंटीबायोटिक खा ली, तो कुछ दिन बाद आपको असर करना ही बंद कर देगी, ये भी जान लीजिए। तो आपके भी शरीर पे ऐसा असर पड़ेगा। एंटीपायरेटिक्स औषधियों का प्रयोग होता है किस चीज में होता है, तो एंटीपायरेटिक्स जो होती हैं, जो भी एंटीपायरेटिक्स अगर नाम लिया जाए, तो शरीर दर्द या बुखार में, जैसे पैरासीटामोल है, क्रोसिन है, एस्प्रिन है ना, फिनेसिटीन है, पैरोमेडीन है, तो ये सारी जो दवाएं होती हैं, ये शरीर दर्द और बुखार में जो प्रयोग की जाती हैं। जितना भी आप ये क्रोशिन और ये जिसमें सिन लगा है, इन लगा है, लास्ट में इन लगा हुआ है, जैसे एस्प्रिन, क्रोशिन, है ना, तो ये सब ऐसे ये लगभग दवाएं हैं जो उसी के अंतर्गत रखी जाती हैं। एंटीपायरेटिक्स दर्द वाली बुखार वाली जो दवाएं होती हैं। आता है कि जाता है, दर्द भाग जाता है, बुखार चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, एक इसमें कोई मिश्रित उर्वरक है वो आपको बताना है। तो इसमें अमोनियम सुपर फास्फोरस जो है ये मिश्रित उर्वरक है ना। इस जैसे उर्वरक जो होते हैं उनमें लगभग एक से अधिक तत्व ही तो पाए जाते हैं, एक से अधिक, तो इसमें अमोनिया फास्फोरस, है ना, और अमोनियम सुपर फास्फोरस, ये सब, ये जैसे अमोनिया फास्फोरस, अमोनियम सुपर फास्फोरस, ये सब इसके उदाहरण है ना। अमोनिया फास्फोरस इसमें सब पाया जाएगा। ऐसे अमोनियम सुपर फास्फोरस ये भी मिश्रित उर्वरक है, एक से अधिक चीजें इसमें पाई जा रही है, मिश्रित उर्वरक बोला जा रहा है। कैल्शियम नाइट्रेट नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम के प्रमुख उर्वरक हैं। ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं। जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है, सही है। पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम के प्रमुख उर्वरक है, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, आलू की फसल के लिए कौन अच्छा उर्वरक है, तो आलू की फसल के लिए अच्छा उर्वरक अगर आपसे पूछा जाए तो अमोनियम सल्फेट जो है, अमोनियम सल्फेट आलू की फसल के लिए अच्छा उर्वरक है, बहुत बढ़िया उर्वरक माना जाता है। और अमोनियम जो सल्फेट होता है इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है, लगभग 25% अमोनिया इसमें पाई जाती है। और ये जो पोटैटो की फसल है उसके लिए, पोटैटो क्रॉप के लिए अच्छा है। और चूना रहित भूमि में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिए, चूना होना चाहिए, चूना रहित भूमि में नहीं। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो 46% होता है ना, नाइट्रोजन यूरिया में मुख्य तत्व है। और नाइट्रोजन जो है उर्वरक में मुख्य तत्व होता है, 46% पाया जाता है ये यूरिया में, 46%। पौधों में प्रोटीन की को बढ़ाने एवं तीव्र विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो अगर आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने चाहते हैं पौधों में, तो आप नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करिए, जैसे यूरिया का प्रयोग आप कर सकते हैं। यूरिया डालने से पेड़ में प्रोटीन मिलेगा तो वो जल्दी से बड़ा होगा, जल्दी से उसमें कल्ले आएंगे, फूल लगेंगे, उसमें जल्दी से फल लगेगा।
तो ये सब विकास उसका होता है। तो ये महत्वपूर्ण होता है नाइट्रोजन उर्वरक, है ना। अब प्रमुख नाइट्रोजन जो उर्वरक है, अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम साइनामाइट है, और ये सोडियम नाइट्रेट है। ये सारे उर्वरक इसके अंतर्गत आते हैं। ये ध्यान रखिएगा इन उर्वरकों का। अब इनकी मात्रा भी आपको निश्चित करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप कितना भी प्रयोग कर लें। अगला जो प्रश्न है, ठीक से बीज उत्पादन के लिए पौधों को फास्फेट की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा है, अस्थि निर्माण एवं अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं में फास्फेट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो बताइए, फास्फेट जरूरी होता है बीज उत्पादन के लिए, और अस्थि निर्माण और अन्य शारीरिक क्रियाओं के लिए भी फास्फेट तो पौधों के लिए भी जरूरी है और मनुष्यों के लिए भी जरूरी है। दोनों के दोनों यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, फास्फेटों का सर्वाधिक प्रयोग किसमें होता है? अमोनिया निर्माण में, फास्फेट उर्वरकों के निर्माण में, क्लोरीन के निर्माण में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो फास्फेट का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है तो फास्फेट उर्वरक बनाने में ही होता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ज्यादातर ये सीधे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो फास्फेटों का प्रयोग सर्वाधिक फास्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है। CA3PO4 2, है ना, ये इसका क्या आता है, फार्मूला होता है। और फास्फोरिक और नाइट्रोजेनस उर्वरक का इसमें संयोग पाया जाता है फास्फोरिक उर्वरक में। और ये फास्फेट का फार्मूला मैंने आपको बताया है। और फास्फेटिक उर्वरक में अमोनिया हाइड्रोजन आर्थोफास्फेट और डाई अमोनिया हाइड्रोजन आर्थोफास्फेट ये सब आते हैं। इतना कठिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न करंट अफेयर से है, किस भारतीय राज्य में कृषि कर्ण परियोजना शुरू की गई? तो कृषि कर्ण परियोजना जो है ये अभी हाल में शुरू की गई है केरल में। और केरल में जो ये परियोजना शुरू की गई है, ये नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की एक संयुक्त पहल है। और ये जो योजना है ये एक मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तो है ही है। और ये जो संगठन है नेशनल सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, तो ये बागवानी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए काम करता है मुख्य रूप से, है ना, बागवानी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए। ज्यादातर ये सब जो प्रयास किए जाते हैं तो सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए इसके लिए किए जाते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो अभी एक बैंक था मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कंपनी लिमिटेड, इसका पूरा नाम है। तो आरबीआई ने इसका जो है वो लाइसेंस रद्द कर दिया, क्योंकि वर्तमान वित्तीय स्थिति में देखा जाए तो जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान ये नहीं करने की स्थिति में है कि भाई वे कर ही नहीं पाएंगे। और भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर लगभग 99% जमाकर्ताओं की जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से पूरी जमा राशि प्राप्त भी हो जाएगी, यानी कि जो इसके ग्राहक हैं उनका नुकसान नहीं होगा, है ना। और जो बैंक है तो बैंक के पास पूंजी और आय के लिए पर्याप्त संभावना नहीं थी, तो इसी कारण से इसका लाइसेंस रद्द किया गया है। अगला जो प्रश्न है, निसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो निसार जो है ये 2023 में लॉन्च करने की बात हो रही है। और नासा का ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है निसार। निसार जो है इन दोनों का संयुक्त है। और ये जो है ध्रुवीय क्रायोस्फीयर और हिंद महासागर क्षेत्र सहित पूरी पृथ्वी के वैश्विक अवलोकन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। डुअल बैंड, एल बैंड और एस बैंड राडार इमेजिंग मिशन है ये। और लैंड वेजिटेशन और क्रायोस्फीयर में जो छोटे बदलाव हैं उनको देखने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और ये पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय और तटीय प्रक्रियाओं, लैंड डिफॉर्मेशन, क्रायोस्फीयर, क्लाइमेट चेंज, इन सब के प्रभावों को देखेगा और उसमें सुधार करने के लिए जो नीति बन सकेगी उसको हम फिर उसी आधार पे बना पाएंगे। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो उसी समय भारत यात्रा जब उन्होंने की थी तभी से ये मिशन बनाया गया था। अब ये अंजाम इसको दिया जाएगा 2023 में। एआई फॉर ऑल पहल के लिए किस कंपनी ने सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग किया? एक बार ये प्रश्न पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो ये इंटेल कंपनी के साथ समझौता हुआ है, सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय ने किया है। और इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ बनाने का प्रयास किया जाएगा। इंटेल जो आप चिप इस्तेमाल होती है आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन की भी चिप का निर्माण ज्यादातर ये लैपटॉप में करता है, जैसे बहुत कम कंपनियां हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। इंटेल उसमें लीडिंग है, वर्ल्ड में लीडिंग कंपनी है ये। तो इसलिए ये सब मतलब अब एआई हर जगह आ रहा है तो इसमें प्रशिक्षण देने की, इसके बारे में जानकारी देने की
जरूरत है। जैसे मेंस में आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब हर चीज में एआई है। अब आप ऑफिस से निकले और वहां अपने मोबाइल से ही आपने कह दिया कि, है ना, अब जिसका जैसे यहाँ पे आईफोन में तो श्री महोदय बैठे हुए हैं, ऐसे ही उसमें कई सबके अलग अलग है उनका नाम, सैमसंग में ऐसे कोई है, तो उसको आप बोलेंगे कि हमारा खाना गर्म कर दो, चाय बना दो, तो रोबोट से वो जुड़ा हुआ है, वाईफाई से पूरा कनेक्टेड है, हो जाएगा। तो यहाँ तक इंसान पहुंच गया है, तो एआई तो जरूरी है ही है। एआई के बारे में 4 घंटे का सीखने का ये कार्यक्रम है, और ये छात्रों, घर में रहने वाले माता पिता, पेशेवर, कामकाजी माता पिता, वरिष्ठ नागरिक सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है आशा भोसले को। आशा भोसले बहुत बड़ी गायिका है, आपको पता होगा, और वहाँ महाराष्ट्र का ये पुरस्कार है। लेकिन ये क्योंकि आशा भोसले को दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 लाख रुपए, एक स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र इसमें दिया गया। आशा भोसले की गाने आपने सुने हैं ना, बहुत बढ़िया आवाज, मतलब एक आप कह सकते हैं थोड़ा ग्लैमरस प्रकार की आवाज। वैसे जो लता मंगेशकर जी की आवाज है वो ज्यादा मधुर है, इनकी थोड़ी सी जैसे आइटम सॉन्ग वाली आवाज है ना। अब आजकल की तो गायिकाओं और गायकों का तो आप पूछिए ही ना, क्या चिल्लाते हैं, क्या गला फाड़ते हैं, पता नहीं। भारत में कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स सीएटीएस की मान्यता प्राप्त है? कितने टाइगर रिजर्व हैं ऐसे जिनको ये मान्यता प्राप्त है? तो ऐसे टाइगर रिजर्व की संख्या है 14, है ना। और इन 14 में कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता दूं। तो इसमें जैसे 14 जो है, इनमें असम में मानस, काजीरंगा और औरंग है। ये तीनों का स्थान याद रखिएगा कहाँ पे है, स्टेट। और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना है। महाराष्ट्र में पेंच है। बिहार में वाल्मीकि। उत्तर प्रदेश में दुधवा है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। केरल में प्राम्बिकुलम है। कर्नाटक में बांदीपुर है। और तमिलनाडु में मुदुमलाई और अन्नामलाई। तमिलनाडु में 2 है, असम में 3 है, 3 2 5। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ये बिहार, ये 8 हो गए। उत्तर प्रदेश में ये दुधवा 9, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन 10, केरल में प्राम्बिकुलम, ऐसे करके ये 14 पूरे हैं। तो इसमें जो ये सीएटीएस जो कार्यक्रम है, ये 2013 में लॉन्च किया गया था। बाघ संरक्षित क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा इसको विकसित किया गया था। और इसमें बाघों और उनके संरक्षण के प्रबंधन के बारे में काम किया जाता है। उनके लिए मानक और उनके लिए जो चीजें हैं वो डेवलप की जाती हैं। अगला जो प्रश्न है, कहने का मतलब उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, पूरा प्रयास यह है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये है अब्दुल्ला राशिद। क्या नाम है इनका? 76वें महासभा के अध्यक्ष सत्र के, तो ये अब्दुल्ला राशिद है। और अब्दुल्ला राशिद ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं, है ना, और ये चुने गए हैं। और यूएन के इतिहास में पहली बार मालदीव अध्यक्षता करने जा रहा है। और स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1965 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था मालदीव। और इस बार मतलब सूक्ष्म राज्य संभवतः संगठन में योगदान दे सकता है। क्या है इसमें? स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1965 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला मालदीव के फैसले ने इस बात पर बहस छेड़ दी कि कैसे एक सूक्ष्म राज्य संभवतः संगठन में योगदान दे सकता है। यह इसका पूरा सेंटेंस है। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस यहाँ से ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये तो केवल किस्सा कहानी है। अगला जो प्रश्न है, देखिए कहानियां बहुत होती हैं, प्रश्न कहाँ से आता है वो चीज पकड़ने की जरूरत है। और अगर आप जैसे मान लीजिए आप करंट पढ़ते हैं पूरा 1 पेज का, उसमें पीटी के क्वेश्चन 3 बनते हैं, तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन जरूरी है, डायरेक्ट फैक्ट दे दी जाएंगे तो आपको वो याद नहीं होंगे। लेकिन ज्यादा ध्यान आपका कहाँ होना चाहिए? फिल्म्स में ये बहुत जरूरी होता है। और मेंस में भी, अब क्योंकि शॉर्ट में आंसर लिखना होता है, तो शॉर्ट में लिखने के लिए आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। किस्सा कहानी ज्यादा पता होगा, उसको लिख के जगह फुल कर देंगे आप। और जब आपके दिमाग में कंटेंट अच्छा वाला आएगा तो लेट हो चुकी होगी, और कहीं देर ना हो जाए। जब देर हो जाएगी तब आप कुछ नहीं कर सकते। सीएसआर फंड का उपयोग करके निजी अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो सीएसआर फंड है उसका उपयोग ये करेगा, और ऐसा करने वाला ये राज्य है तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु ने फैसला किया है कि जो भी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड उसके पास है, उससे वो टीका लगवाएगा लोगों को। बढ़िया है ना। और केंद्र सरकार उत्पादित टीकों का 75% खरीदती है, और शेष 25% निजी अस्पतालों के लिए उपलब्ध होता है, जिसका बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में टीके पेड हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने कहा निजी अस्पताल में जो ये टीके नहीं लग रहे हैं उनका अगर पेमेंट गवर्नमेंट कर दे तो वो लगने लगेंगे। ये बात है इसमें। कौन सा मंत्रालय इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज से जुड़ा हुआ है? तो इंडिया साइकिल फॉर चेंज ये आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है। तो इंडिया साइकिल फॉर चेंज ये है। और इसमें 11 शहरों को इंडिया टॉप 11 साइकिल पायनियर्स के खिताब से नवाजा है।
इसके साथ ही पहले सीजन का अगला चरण इसमें शुरू किया गया है। और ये जो 11 शहर है अपनी साइकिल चालन पहल को बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए पुरस्कार भी देने की घोषणा इन लोगों ने की है। अब इसमें जैसे लोग साइकिल से चलने लगे हैं तो पेट्रोल की खपत, डीजल की खपत, जो भी फ्यूल की खपत है वो कम हो जाए, लोग स्वस्थ भी रहें। लेकिन कहाँ, स्टैंडर्ड भी तो कोई चीज होती है। कृषि मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे कृषि के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का नाम क्या है? कृषि मंत्रालय के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, तो इसका नाम क्या है बताइए? तो यह है एग्री स्टैक। इसका नाम क्या है? एग्री स्टैक। कृषि मंत्रालय द्वारा बनाया जा रहे कृषि के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का नाम है एग्री स्टैक। डिजिटल को नहीं, एग्री स्टैक ही है, डिजिटल कोर्स नहीं लगा है, एग्री स्टैक ही इसका नाम है। और ये जो है ये एक मतलब डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र होगा, एक आप कह सकते हैं डिजिटल इकोसिस्टम होगा एग्रीकल्चर का। और देश में कृषि का ये जो डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र बनाया जा रहा है, तो ये जो किसानों की आय को बढ़ाने, दोगुना करने का सरकार ने अपना ठान रखा है, तो उसी में ये मदद करेगा। और कृषि मंत्रालय और सरकार दोनों मिलके, मतलब सरकार का ही मंत्रालय होता ही है, तो वो उनकी कोशिश ये है कि व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करें। जैसे किसी को जरूरत हो तो व्यक्तिगत सेवाएं, तो डिजिटल भूमि रिकॉर्ड का उपयोग करके राष्ट्रीय किसान डेटाबेस बनाया जाएगा और जिससे पूरी जानकारियां उसमें रहेंगी, किसी को हेल्प की जरूरत होगी तो मिलेगा। कल आपको टेस्ट देना है और टेस्ट की टाइमिंग वही 9:30 बजे रहेगी। फिर डेली 30 के जो एपिसोड आगे होंगे 2 तारीख से, हाँ टेस्ट अगस्त वालों को ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि वो अब वो एक सिस्टम है, वैसे ही चलेगा। तो जो ये टेस्ट है 1 तारीख को पड़ रहा है तो वो अगस्त में चला जाएगा, क्योंकि वो पूरा ऐसे ही फॉर्मेट करना पड़ता है, उसके स्लॉट्स होते हैं। तो अब 31 तारीख के बाद उसमें नहीं है कोई, तो वो 1 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख ब्लैंक हम नहीं रख सकते, हर दिन कुछ ना कुछ होना होता है। तो एक वो टेस्ट अगस्त वाले लोग जो एडमिशन इसमें लेंगे उन्हीं को कल टेस्ट मिलेगा। तो अब इसमें ये मत कहिएगा कि नहीं जुलाई वालों को मिलना चाहिए, वो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ये आज कल 31 तारीख होती तो वो आपको ऑटोमेटिक मिलता, क्योंकि वो सब फॉर्मेट ऐसा ही है, वो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये टेस्ट आप दीजिएगा और फिर 2 तारीख से प्रॉपरली ये स्टार्ट हो जाएगा, नया ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, उसमें जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अगस्त में, तो उनको वो शामिल कर लिया जाएगा उसमें। थैंक यू सो मच।